हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो फुल कोर्स हमारा चल रहा है उसका ये सेकंड लेक्चर है। हमारा सेफ्टी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जो अपलोड हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी साइन पढ़ने वाले हैं, सुरक्षा चिन्ह, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, डिस्कस कराने वाले, याद कराने वाले। आप सेफ्टी साइन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके लिए सेफ्टी साइन यहाँ पर 4 प्रकार के सेफ्टी साइन होते हैं। 4 प्रकार के सेफ्टी साइन के कलर कोड, शेप आपको याद रखना है और कब कौन सा सेफ्टी साइन यूज होता है ये भी याद रखना है। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट ही आपको सेफ्टी साइन अच्छे से समझा देता हूं। आपको ये सब सेफ्टी साइन दिए गए पुलिस वाले एंड ट्रैफिक लाइट वाले, ये आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, याद करनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। आपके क्वेश्चंस बनते यहाँ से। देखिए, ये है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड आपके ये हैं सेफ्टी साइन। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर पूरी कलरफुल इमेज भी लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आपके लिए फर्स्ट लेक्चर आप देखोगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी गई। कहाँ से आपको कौन सा स्टडी मटेरियल, निमी की बुक, यूथ की बुक, एशियन की बुक कहाँ से कैसे मिलेगी। सो आप जाके वहाँ पहले देखिएगा। अगर आपने देखी तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला हमारा सेफ्टी साइन है प्रोहिबिशन साइन। यहाँ पर निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह हमारा क्या संकेत करता है कि ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर दिया रहता है ऐसा नहीं करने का संकेत देता है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि निषेधात्मक चिन्ह क्या संकेत करता है, तो ऐसा नहीं करने का संकेत ए ऑप्शन में रहता है। लेकिन निषेधात्मक चिन्ह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी आकृति है जो वृत्ताकार होती है एंड इसका रंग। चलिए हम इसका रंग होता है श्वेत यानी कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होता है। यहाँ पर सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है यानी बैकग्राउंड सफ़ेद होता है, काला चिन्ह होता है। ऐसा ना करने को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर ए निषेधात्मक चिन्ह है जो कह रहा है कि धूम्रपान निषेध। यहाँ पर धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना निषेध है। चलिए मैं आपके लिए इसकी इमेज, कलरफुल इमेज लगाता हूँ और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हो। यहाँ पर हमारा जो बोला गया था कि यहाँ पर सफ़ेद बैकग्राउंड में काला चिन्ह रहता है। तो आप ये निषेधात्मक चिन्ह को देख सकते हो। यहाँ पर काला चिन्ह बना हुआ है एंड सफ़ेद बैकग्राउंड है। एंड इसमें एक क्वेश्चंस कभी कभी और पूछ लिया जाता है कि निषेधात्मक चिन्ह में जो बीच में लाइन होती है, जो हमारे बीच में लाइन होती है, वो पूछा जाता है कि वह कौन से कलर की होती है। ए वाले बीच में लाइन कौन से कलर की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर के बीच में लाइन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर किस कलर का होता है तो बॉर्डर रेड कलर का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह हैं। कोई भी चिन्ह आपके लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चिन्ह आप देखिएगा। यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब होता है कि नो एंट्री। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, नो एंट्री। और इस चिन्ह का होता है नो एक्सेस इन पब्लिक। पब्लिक में आप नहीं चल सकते हो। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। आपको ये चिन्ह अगर दर्शा के पूछा जाता है तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए, ध्यान में एक बार रख लेना चाहिए कि ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है। आपको कभी कभी इसका इमेज दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये क्या दर्शा रहा है। यहाँ पर है कि नो फ्लेमेबल इन दिस एरिया। यहाँ पर कोई भी फ्लेमेबल एरिया नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज़ ना जलाएं। नो रनिंग इन दिस एरिया, डू नॉट लिटर प्लेस रप्शन इन विंस प्रोवाइडेड। यहाँ पर कोई भी विंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो डॉग्स एक्सेप्टेड गाइड डॉग्स। यहाँ पर कोई भी डॉग्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो फूड इन दिस एरिया। इस एरिया में कोई फूड अलाउ नहीं है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्विच योर फोन ऑफ हेयर। यहाँ पर अपना स्विच ऑफ फोन कर लें। जैसे कि यहाँ फॉर्कलिफ्ट प्रोवाइडेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ पर फॉर्कलिफ्ट नहीं चलाना चाहिए। नो स्मोकिंग
यहाँ पर बोला गया है डू नॉट टच, किसी को टच नहीं करना है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको प्रोहिबिशन साइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अनिवार्य। तो ये साइन है हमारा मैंडेटरी साइन, यानी कि इम्पोर्टेंट, यानी कि अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह आपका है, ये क्या दर्शाता, क्या संकेत करता है कि क्या करना चाहिए, ये संकेत करता है। एंड इसकी आकृति जो आपको वृत्ताकार होती है, इसकी नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह बना होता है। तो अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड कैसा होता है, नीला होता है, और चिन्ह कैसा बना होता है, सफ़ेद बना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे कि हस्तरक्षक पहना, हस्तरक्षक यानी कि ग्लव्स पहने, शुद्ध हिंदी में लिखा गया हस्तरक्षक पहने। ये क्या अर्थ, क्या संकेत करता है, क्या करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगी कि मैंडेटरी साइन क्या संकेत करता है, तो वो संकेत करता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए संकेत करता है अनिवार्य चिन्ह। इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैंडेटरी साइन, जो हमारा अनिवार्य चिन्ह होता है, उसकी नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह बना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीली पृष्ठभूमि में सफ़ेद चिन्ह बना हुआ है, जैसे कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य है, यहाँ पर ईयर प्लग्स लगाना अनिवार्य है, यहाँ पर हाथ धोना अनिवार्य है, यहाँ पर ये डस्टबिन में ही कचरा डालें। ये सब आपके लिए ऐसा करने को कहा जा रहा है कि ऐसा करना आपको अनिवार्य ही है, वो होती है मैंडेटरी साइन। तो आई होप कि आपको मैंडेटरी साइन को भी याद में आ गया होगा। इमेज जो है वो आपके दिमाग में छप गई होगी कि उसका अगर आपसे पूछा जाए कि मैंडेटरी साइन का शेप यानी आकृति कैसी होती है, तो आपको पता है कि गोल आकृति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैंडेटरी साइन का बैकग्राउंड कैसा होता है, तो आपको पता है कि नीला बैकग्राउंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैंडेटरी साइन पर चिन्ह किस कलर में बना होता है, तो सफ़ेद कलर यानी कि वाइट कलर में बना होता है। नेक्स्ट हम अपना सेफ्टी साइन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी साइन है आपका वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि चेतावनी चिन्ह बहुत कंफ्यूज करता है। ये 3 कैटेगरी में होता है, इसलिए आपका कंफ्यूजन होता है। कभी किसी कलर में होता है, कभी किसी कलर में होता है। इसकी कैटेगरी भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो मैं आज आपके लिए चेतावनी चिन्ह के फुल डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। सो आप सबसे पहले निम्न बुक के अनुसार पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला कि चेतावनी चिन्ह की आकृति त्रिभुजाकार होती है। सभी कैटेगरी में आकृति त्रिभुजाकार होती है, लेकिन इसके जो रंग हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज हो जाते हैं। एंड इसका अर्थ तो सेम ही होता है, जैसे कि संकट अथवा भय सावधान करना। वो आपको वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि यहाँ अगर ऐसा करो तो ऐसा हो सकता है। पहले ही चेतावनी दे देता है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका बॉर्डर जो होता है वो काला होता है, लेकिन चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होती है। यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा है। लेकिन इसकी 3 कैटेगरी भी होती हैं मेन, और भी कैटेगरी होती है, लेकिन 3 कैटेगरी मेन होती है, तो वो आपको पढ़ना जरूर हो। यहाँ पर आप देखिए वार्निंग चिन्ह, जो वार्निंग साइन जो हमारा होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। 3 कैटेगरी मेन होती है, और भी कैटेगरी होती है, लेकिन इसकी 3 कैटेगरी आप समझ लीजिए जो कि मेन होती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है रेगुलेटरी, उसके बाद होती है क्वेश्चनरी, उसके बाद होती है इन्फॉर्मेटरी कैटेगरी। तो रेगुलेटरी साइन हमारा वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है, आपके लिए पता है। लेकिन रेगुलेटरी कैटेगरी कब यूज होता है? इसका यूज देखिए, मोस्ट साइन अंडर दिस कैटेगरी कम विथ आ राउंड शेप। इसका राउंड शेप होता है। देख लिए, अगर वार्निंग साइन में रेगुलेटरी कैटेगरी बोला गया तो राउंड शेप। सम ऑफ देम फीचर आ रेड बॉर्डर, इसका रेड बॉर्डर होता है। कैसा होता है? रेड बॉर्डर विथ अ ब्लैक सिंबल एंड वाइट बैकग्राउंड। इसमें ब्लैक सिंबल होता है और वाइट बैकग्राउंड होता है। इनसाइड वाइल सम अदर कैन बी डिस्क्रिप्शन डिपेक्टेड विथ आ ब्लू सर्कल एंड वाइट सिंबल विद इन दीज रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन में। कुछ साइन में क्या होता है कि ब्लू सर्कल एंड वाइट सिंबल भी होता है, दीज रेगुलेटरी मैंडेटरी साइन। तो आपने अभी क्या पढ़ा था कि काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होती है वार्निंग साइन में, लेकिन कुछ यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो गया। इसलिए मैंने बताया था कि इसकी 3 कैटेगरी होती हैं,
कैटेगरी के हिसाब से इनका कलर एंड शेप चेंज होता रहता है। तो इसकी रेगुलेटरी कैटेगरी में आपके लिए मैंने बता दिया है कि राउंड शेप होता है। कैसा होता है? हमारा राउंड शेप होता है, ठीक है। एंड इसका हम कब यूज करते हैं, यूज भी देख लिए। स्ट्रिक्टली अदरवाइज द ड्राइवर विल बी पनिश्ड एंड रिसीव अ चालान फॉर देयर वायलेंस नोट फॉलोइंग द साइन माइट अफेक्ट द ट्रैफिक फ्लो एंड कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जैसे कि ड्राइवर को इन्फॉर्म यानी कि चेतावनी देने के लिए जो रोड पे साइन लगे आपने कभी देखे होंगे, तो वहाँ पर जैसे कि स्टॉप आपने कभी लिखा देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल राउंड शेप होता है, वो रेगुलेटरी साइन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से वहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर रेड पृष्ठभूमि होती एंड श्वेत चिन्ह बना होता है वहाँ पर। अभी इसमें मैंने पढ़ाया, आपको यही बोला गया था। तो वहाँ पर कहाँ यूज करते हैं हम? ज़्यादातर रोड साइड पर ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर रिसीव अ चालान नॉट फॉलोइंग दिस साइन माइट अफेक्ट द ट्रैफिक फ्लो एंड कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो यानी कि रोड साइड ड्राइवर को पनिश्ड करने के लिए एक रेगुलेटरी वार्निंग साइन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर कैटेगरी है क्वेश्चनरी साइन। क्वेश्चनरी साइन में क्या होता है कि द साइन ऑफ दिस कैटेगरी यूजुअली आर डिपिक्टेड विद द रेड ट्राइंगल। ये ट्राइंगल शेप में होता है, लेकिन रेड ट्राइंगल बॉर्डर, उस ट्राइंगल का बॉर्डर जो होता है रेड होता है, विद अ स्मॉलर ब्लैक ग्राफिक इनसाइड। दिस साइन गिव वार्निंग टू द रोड यूजर्स अबाउट द पोटेंशियल डेंजर अहेड, फॉर एग्जाम्पल टर्न एंड कर्व्स, लैंड ट्रांजिशन एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। आपने रोड पे कभी कभी देखा होगा कि ट्राइंगल में बना होता है और वहाँ पर ब्लैक यहाँ ऐसा इस तरीके से साइन बना होता है। बोला जाता है कि आगे पेनिट्रेशन है या आगे आपको यहाँ पर लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। इस प्रकार से आपने साइन देखा होगा। मैं अभी आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी भी आपको देख लेना है। यहाँ पर है कि इवन थो देयर ए हार्डली एंड रेगुलेशन और पेनल्टी attached to this sign the very important to your safety when seeing the warning sign. Driver should pay close attention and prepare for this situation। यहाँ पर आपको क्वेश्चनरी कैटेगरी भी वो रोड साइड पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसकी कलर आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चनरी कैटेगरी में आपकी जो ट्राइंगल होती है वो रेड कलर की होती है, उसमें जो सिंबल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी इन्फॉर्मेटरी साइन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाइल द अदर टू टाइप्स ऑफ साइन, यहाँ पर टू टाइप्स के चिन्ह होते हैं, हैव अ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट मीनिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए इन इन्फॉर्मेटरी साइन का यूज किया जाता है। द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड साइन दैट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेस्टिनेशन, डिस्टेंस, फ्यूल स्टेशन एंड अदर लोकेशन। आपने कभी रोड साइड पे देखा होगा कि जैसे कि पेट्रोल पंप है, लिखा होता है कि आगे पेट्रोल पंप है। ये जो साइन होते हैं वो इन्फॉर्मेटरी कैटेगरी में आते हैं। ऑब्जर्वेशन दिस साइन विल हेल्प यू नेगेटिव थ्रू द कम्प्लेक्स ट्रैफिक सिस्टम। तो अब मैं आपके लिए इमेज के थ्रू बता देता हूँ कि अलग अलग कलर में कैसे होते हैं वार्निंग साइन। यहाँ पर देखिए आपके लिए वार्निंग पूरे जितने साइन दिख रहे हैं ये सब वार्निंग साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा आपके लिए पीली, यहाँ पर बैकग्राउंड पीला है, यहाँ पर चिन्ह होगा अभी बोला गया था। यहाँ पर आपके लिए रेड दिख रहा है। तो मैंने अभी इनकी कैटेगरी आपके लिए बताया कि इसकी कैटेगरी अलग अलग होते हैं, इसलिए ये जो हमारे साइन होते हैं उनका कलर एंड चिन्ह बदलता रहता है। आपके लिए आई होप कि वार्निंग साइन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट है वो है इन्फॉर्मेशन साइन। तो इन्फॉर्मेशन साइन भी हम समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन साइन में आपके लिए पता ही होगा कि वर्गाकार होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर इसकी आकृति वर्गाकार या आयताकार होती है। इसका हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है। इसकी पृष्ठभूमि होती है जो हरी होती है और इसका बैकग्राउंड यानी कि हरा होता है। इस पर जो चिन्ह होता है वो सफ़ेद होता है। इसका अर्थ क्या है? सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है। सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है, इन्फॉर्मेशन देता है हमको कि आपको कब क्या करना है। ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, यहाँ पर ये जो चिन्ह दिखा रहा है ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। आपके लिए यहाँ पर भी मैं
इन्फॉर्मेशन साइन अच्छे से समझा देता हूँ। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो होता है वो कभी कभी रेड इसका बैकग्राउंड होता है, सफ़ेद चिन्ह बना होता है, या फिर सफ़ेद चिन्ह होता है वो रेड बैकग्राउंड होता है। तो इसका होता क्या है, वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। लेकिन आपको जो इंडिया में जो हमारा यूज होता है और जो ज़्यादातर यूज होता है उसका जो होता है वो हरा, यहाँ पर बोला गया है कि हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है। देखिए आपको इमेज के थ्रू में दिखा देता हूँ तो अच्छे से याद होगा, नहीं तो आप कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे आपके इन्फॉर्मेशन साइन हैं, इन्फॉर्मेटिव साइन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जो अभी बोला चिकित्सा केंद्र वाला है। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हरी है, एंड यहाँ पर इस पर जो चिन्ह बना हुआ है वो सफ़ेद चिन्ह बना, और इसकी आकृति है वर्गाकार है और आयताकार भी होती है। आयताकार या वर्गाकार इसकी आकृति होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आयताकार। यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देखोगे कि हरे पृष्ठभूमि पर आपको सफ़ेद चिन्ह, यहाँ पर ये चिन्ह जो बना है या लिखा, जो भी लिखा रहेगा या चिन्ह बना रहेगा वो सफ़ेद कलर में होगा। तो आपने रोड साइड बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये हमारा इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको 4 साइन जो हमारे 4 चिन्ह होते, 4 सेफ्टी चिन्ह होते, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के चैप्टर में हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सेफ्टी चैप्टर में जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फायर। आपको फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ना है। मैं आपके लिए बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। हमको टाइम भी कम है, आपको 30 मिनट्स में एक सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर में ही आपका सेफ्टी चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपके सेफ्टी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करा दूंगा। तो हम फायर को सबसे पहले समझते हैं कि आग हमारी होती क्या है। तो आग जो होती है वो 3 तत्वों से, 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। यानी कि 3 एलिमेंट जब तक, 3 तत्व जब तक नहीं होंगे फायर हमारी आग प्रकट नहीं हो सकती है। 3 तत्व क्या क्या होते हैं, एक तो ऑक्सीजन होता है, एक होता है हीट यानी कि ऊष्मा, और एक होता है हमारा ईंधन। अगर इनमें से एक भी तत्व कम है तो हमारी आग उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कि जब फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के तरीके में यहाँ पर आएगा कि हम कोई एक तत्व को कम कर देते हैं तो आग कम हो जाती है। उसकी अलग अलग मेथड, अलग अलग विधि हैं, उनको अच्छे से याद करना। आज मैं आपके लिए वो पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा है फायर चैप्टर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 3 तत्व को समझ लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया ईंधन यानी कि फ्यूल। कोई भी पदार्थ या द्रव्य, ठोस या गैस, कोई भी होगा, वो तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाएगा। यानी कि ईंधन कब जलेगा, तब उसे हीट मिलेगी एंड ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ पर हीट की क्या डेफिनेशन है, कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। जब कोई भी ईंधन होता है ऐसे जलना आरंभ तो नहीं कर देगा, जब उसको हम निश्चित तापमान देंगे तभी वो जलना आरंभ करता है। यह परिवर्तित करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाए तो वे वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा यह वाष्प जिससे यह आग लगती है। कुछ द्रव को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह नॉर्मल कमरे के ताप पर जैसे 15 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पेट्रोल। तो जब भी हम किसी फ्यूल को हीट नहीं देंगे तो वो नहीं जलेगा। ये सब हीट का कार्य है बोला जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या काम करता है, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्यतः पर्याप्त मात्रा हवा में उपस्थित रहती है। आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आग हम उत्पन्न नहीं कर सकते, आग हम नहीं जला सकते हैं। तो आग के जो 3 एलिमेंट, 3 तत्व होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आग को बुझाने की मेथड 3 अलग अलग तरीके से दिखाई गई है। 3 मेथड होती हैं आपको बुझाने के लिए, और 3 मेथड आपके लिए ऐसी मेथड है जो आपने शायद कभी ना पढ़ी हो। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, आग को बुझाना, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स, इनमें से किसी कारण को मेल में से अलग करने, हटाने से आग को बुझाया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए मूल 3 बेसिक विधियां हैं। कितनी हैं? 3 बेसिक विधियां। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि 3 में से किसी एक तत्व को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो वही ये 3 मेथड बताई गई हैं। 3 तत्व हैं, 3 मेथड वहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर सबसे पहली आपकी मेथड है स्टार्विंग।
स्टार्विंग मेथड क्या होती है? जब हम ईंधन को आग से अलग करते हैं। इस स्टार्विंग मेथड में होता है कि ईंधन जो हमारा होता है, ईंधन जो तत्व होता है उसको आग से अलग करते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। तो वही है ईंधन की आग को रोकना। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस कैसा बनता है, देखिए यहाँ पर बोला जाएगा कि आग से ईंधन को अलग करने की कौन सी विधि है, तो वह है स्टार्विंग। वह कौन सी? स्टार्विंग, स्मूथरिंग, ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी विधि है वो है स्मूथरिंग। क्या है? स्मूथरिंग। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी स्मूथरिंग। स्मूथरिंग क्या होती है? जब हम ऑक्सीजन को आग से अलग करते हैं वह हमारी मेथड होती है स्मूथरिंग। यहाँ पर लिखा जा रहा है अर्थात फोम, झाग, रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को आग से अलग करना। जब हम आग बुझाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं या यानी आग से ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? स्मूथरिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये इसरो में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आग बुझाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें या ऑक्सीजन को आग से अलग करने की कौन सी प्रक्रिया होती है। वहाँ पर ऑप्शन था स्टार्विंग, स्मूथरिंग, कूलिंग, ऑल ऑफ दीज। तो आपने ये तो कभी सुना ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये 3 मेथड आग बुझाने की होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो वह स्मूथरिंग होती है, जब हम ईंधन को अलग करते हैं तो हमारी स्टार्विंग होती है, और जब हम ताप को अलग करते हैं तो हमारी क्या होती है? कूलिंग होती है। क्या होती है? वह कूलिंग मेथड होती है, यानी कि ठंडा करना। ठंडा कब करेंगे? जैसे कि कोई आग लगी है, जैसे कि एक गिलास की फायर वहाँ पर उत्पन्न है, गिलास एक ही आग लगी हो, तो वहाँ पर हम पानी डाल देंगे, यानी कि हीट जो हमारी है, हीट को हम अलग कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। मैंने अभी बताया कि तीनों तत्व में से किसी हम एक को अलग कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। यहाँ पर कूलिंग मेथड में बताया जा रहा है कि ताप कम करने के लिए पानी का उपयोग करना, इनमें से कोई भी एक तत्व आग बुझाएगा। ठीक है, 3 तत्व में से कोई भी एक तत्व हम अलग कर देंगे तो हमारी आग है जो बुझ जाएगी। तो यहाँ पर कूलिंग मेथड में हम हीट को अलग कर देते हैं। आपको ये आग बुझाने की 3 मेथड लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपको आग को लगने से रोकना। आग को लगने से आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप आग को लगने से कैसे रोक सकते हो। यहाँ पर देखिए अधिकांश आग छोटे से प्रारंभ होती है जिनका पता नहीं चलता जब तक कि उनकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। कुछ सरल सामान्य ज्ञान के नियम का पालन करते हुए तथा अधिक सावधानी के साथ अधिकांश आग को लगने से बचाया जा सकता है। कोई भी आग होती है वो छोटे से ही प्रारंभ करती है, जैसे कि हमने कोई भी सूखा ईंधन है, जैसे कि लकड़ी है या घास का ढेर है, कोई सूखा है, तो हम कोई माचिस की तीली जब फेंक देंगे, जब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आग प्रकट होगी, किसी को नहीं दिखी, जब भी पूरा ढेर जलने लगेगा तब किसी को आग दिखी। यही बोला जा रहा है कि ये छोटे से आरंभ होती है वो पता नहीं चलता, जब ज़्यादा लग जाए तब किसी को पता चलता। तो इसे बुझाएंगे हम कैसे? तो ज्वलनशील रिफ्यूज, गंदगी, तेल में भीगा हुआ कॉटन, वेस्ट, लकड़ी का कर्तन, पेपर इत्यादि का संचय आड़ कोने जगह में होने से आग को खतरा रहता है। क्या कहोगे? या गंदगी या तेल में भीगा हुआ कॉटन, वेस्ट या लकड़ी का कर्तन, पेपर इत्यादि जब होगा किसी कोने में पड़ा होगा तो उससे आग लगने का खतरा रहता है। सभी रिफ्यूज को एक स्थान पर हटाना चाहिए। ठीक है, इसे हटाना चाहिए तो हम आग को रोक सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण उपयोग के दूर उपयोग या अपेक्षा करता है लूज कनेक्शन, गलत दर के फ्यूज सर्किट, ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग होती है। जब हम विद्युत की आग आपके लिए पता हो, क्लास डी में आती है, तो विद्युत से आग कब लग सकती है आपके लिए पता होगा, या तो लूज कनेक्शन होंगे या गलत दर के फ्यूज सर्किट। आपकी वहाँ पर पावर है आपकी 100 एम्पियर की और आपने वहाँ पर फ्यूज सर्किट सही इसके अनुसार ही नहीं यूज किया है, गलत यहाँ पर यूज कर दिया है, कम एम्पियर का फ्यूज यूज कर दिया है या ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज यूज कर दिया, तो वहाँ पर आपका आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग होती है, सही बात है। जैसे कि आपके तार हैं वो 100 एम्पियर तक करंट को झेल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मशीन चला रहे हैं वो 150 एम्पियर की है, तो हमारे तार पर ओवरलोड पड़ रहा है, तो ओवरलोड पड़ेगा तो हमारे तार हैं जो जल जाएंगे तो आग लग जाएगी। ऐसे हमको सही तरीके से यूज करना चाहिए, तब हम आग को रोक सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर लिखा गया है जिसके कारण आग लग सकती है। केबल्स के बीच कंडक्टर का इंसुलेशन नष्ट होने के कारण आग लग सकती है। जो केबल होती है उसके बीच ऊपर जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का इंसुलिन जो बीच में कंडक्टर होता है ऊपर इंसुलिन होता है, अगर उसके ऊपर से इंसुलिन हट जाएगा तो आग लगने की सिंपल सी बात है कि आग लग सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कपड़े तथा अन्य कुछ भी जिसमें आग लग सकती है को हीटर से पर्याप्त दूर रखना चाहिए। कार्य दिवस के अंत निश्चित करने के हीटर्स को बंद कर दिया गया है। उच्च ज्वलनशील द्रव तथा पेट्रोलियम के मिक्सचर, थिनर चिप्स को घोल, सॉल्वेंट, मिट्टी का तेल, स्प्रिट, एलपीजी गैस इत्यादि को ज्वलनशील पदार्थ के स्टोरेज क्षेत्र में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्लो लैंप तथा टॉर्च का जब उपयोग ना हो तो उन्हें जलता हुआ ना छोड़ें। तो मैं ब्लो लैंप जो होती है आपने देखा होगा कि उसमें एक डीजल भरा होता है और यहाँ से फायर निकलती है। ब्लो लैंप और टॉर्च को जलता हुआ ना छोड़ें। अब आपको आग को आप कैसे रोक सकते हैं आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं आग का वर्गीकरण, यानी कि आग को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। टाइप्स ऑफ फायर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को हम पढ़ेंगे तो आपके लिए पता होगा कि जो हमारी आग है वो 4 वर्गों में बांटी गई है। क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी एंड क्लास डी। आपके लिए चार प्रकार से आग को वर्गीकृत किया गया। आपके लिए पता होगा कि क्लास ए में कागज लकड़ी की आग आती है। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड आग आती है जैसे कि तेल, पेट्रोल से लगी हुई आग को क्लास बी में रखा गया। एंड क्लास सी में गैस से लगी हुई, जब गैस से आग लगती है तो क्लास सी में आती है। क्लास डी में विद्युतीय मेटल की आग हमारी क्लास। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेटल की आग को किस कैटेगरी में रखा गया, तो मेटल की आग हमारी क्लास डी कैटेगरी में आती है, क्योंकि जो वायर जो होते हैं वो मेटल से ही बने होते हैं और मेटल से जब वायर से ही आग लगती है तो उसे मेटल कैटेगरी की आग को भी हम क्लास डी में रखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और आपके लिए एक एक करके पूरे कैटेगरी को सही से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास ए फायर, यहाँ पर देखिए इसका ईंधन क्या क्या हो सकता है। इसका ईंधन होगा क्लॉथ, पेपर, वुड। ये सब ईंधन से लगी हुई आग को क्लास ए फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए क्या करना होगा, अति प्रभावी जैसे पानी से ठंडा करना, पानी के फुहार द्वारा आग के निचले हिस्से में दें तथा धीरे धीरे ऊपर लाएं। जब हम क्लास ए की फायर को बुझा रहे हैं, यहाँ पर कोई आग लगी हुई है, क्लास ए फायर यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो जब हम पानी के फुब्बारे से आग को बुझाएंगे तो ये नहीं कि पानी का फुब्बारा हम मारेंगे आग के ऊपर नहीं मारना, पानी का फुब्बारा आग के नीचे मारना है। आपको ध्यान रखना, अगर कभी प्रैक्टिकल करो, कभी आपकी ऐसा सिचुएशन हो आग बुझाने का, तो आपको पानी का फुब्बारा नीचे मारना है, नीचे मारते हुए धीरे धीरे ऊपर आना, तो आग आपकी जल्दी बुझ जाएगी। अगर आप ऊपर मारते रहोगे नीचे, जब उसका ईंधन ठंडा पड़ेगा ही नहीं, ईंधन से हीट अलग होगी ही नहीं, तो कैसे आग बुझेगी। तो आपको पता चल गया कि क्लास ए की फायर के ईंधन होते हैं वुड, क्लॉथ, पेपर, ये सब ईंधन होते हैं, वो इसको बुझाते हैं पानी से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास बी फायर है ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस पदार्थ। ज्वलनशील द्रव, जो भी द्रव हमारे लिक्विड फ्लेमेबल जो भी द्रव होते हैं उनसे लगी आग क्लास बी में रखा जाता है। गलनशील ठोस द्रव, जो भी ठोस द्रव हैं जो गल सकते हैं, उनसे आग लग सकते हैं, वो हमारी क्लास बी फायर में आते हो। इसको बुझाया कैसे जाता है, देखिए हवा का प्रभाव बंद कर दें। हवा का प्रभाव जब बंद कर देंगे तो ज्वलनशील पदार्थ हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि स्मूथनिंग प्रक्रिया द्वारा बुझाने की बात कर रहा है। जलते हुए द्रव की पूरी सतह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। इसके प्रभाव से ऑक्सीजन की आग से संपर्क टूट जाएगा, यही बोला जा रहा है। जो भी हमारा कोई फ्लेमेबल लिक्विड है जल रहा है तो उसको पूरा का पूरा ढक देंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। इस तरीके से आग बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पर कभी ना करें। आपको ध्यान रखना है कि क्लास बी फायर की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है क्लास बी फायर को बुझाने के लिए, वो है फोम, सूखा पाउडर CO2 का उपयोग इस प्रकार की आग पर किया जाता है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, देखिए इसमें कैसे आग बुझती है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से आग
किस विधि से आग को बुझाया जाता है। तो मैंने आग बुझाने की 3 विधि जो होती हैं, स्टार्विंग होती है आपकी, स्मूथरिंग होती है आपकी, एंड कूलिंग आपकी होती है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से जब हम आग बुझाते हैं तो कौन सी विधि से आग बुझती है। तो देखिए, फोम का मतलब होता है झाग। मान लो कि कोई भी हमारे यहाँ पर आग लगी हुई है, कोई हमारा यहाँ पर तरल है, कोई तरल है, लिक्विड फ्लेमेबल तरल है, उसमें आग लग गई है। आग लग गई, यहाँ पर हमारा एक एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पर एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से हम आग को बुझा रहे हैं। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जब हम यूज करेंगे तो इसमें होता क्या है, ना ही कोई पानी निकलता ना कुछ निकलता। इसमें एक झाग निकलता है, और झाग निकलता है और आग के चारों तरफ आ जाता है और एक परत बना लेता है। यहाँ पर चारों तरफ से आग को घेर लेता है, और झाग जब घेर लेता है तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो आग बुझ जाती है। यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके हम कौन सी मेथड से करते हैं, वो स्मूथरिंग मेथड से करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से कौन सी मेथड से आग बुझाई जाती है, तो आपको स्मूथरिंग मेथड वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि क्वेश्चंस कैसा ही बने, आपको आंसर देना आना चाहिए। चलिए, आपको क्लास बी फायर अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्लास सी फायर में। आपको टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन लेक्चर आपका कितना भी लंबा हो जाए, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको लेक्चर को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा आपको कंटेंट शायद ही पेड कोर्स में मिला है। यहाँ पर देखिए क्लास सी फायर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। यहाँ पर क्लास सी फायर गैस तथा द्रवित गैस, जब भी कोई भी गैस से आग हमारी लगती है तो क्लास सी में आती है, लेकिन इसको बुझाने का तरीका देख लीजिएगा। क्लास सी में कौन सी आती है, गैस से लगी हुई आग को हम क्लास सी में रखते हैं। देखिए यहाँ पर है, द्रवित गैस के बुझाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। विस्फोट का एकाएक आग फैलने का खतरा होता है। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में यदि सिलेंडर से आग बुझाने वाले साधन में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के पर्दे को बंद कर दें। सुरक्षित विधि है अलार्म बजाना तथा आग को बुझाना प्रशिक्षित लोगों पर छोड़ दें। सूखे चूर्ण वाले सामग्री का उपयोग, यानी कि शुष्क ड्राई पाउडर, इसमें होता है। अभी मैं फोम एक्सटिंग्विशर पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शुष्क ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर क्लास सी फायर की आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया सूखे चूर्ण वाले सामग्री का उपयोग इस प्रकार की आग पर करते हैं। विशिष्ट चूर्ण का विकास हो चुका है तो इस प्रकार की आग को बुझाने का तथा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके आग को बुझा सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्लास डी फायर, तो इनवॉल्विंग मेटल, मैंने ये बताया था कि मेटल की आग को भी हम क्लास डी फायर में रखते हैं, और इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को क्लास डी फायर से बुझाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन इसको बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लास डी फायर की आग को बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए बता देता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता ही दिया था कि पूछा जाता है कि मेटल की आग को किस वर्ग में रखा जाता है, तो मेटल की आग को क्लास डी फायर में रखा जाता है। लेकिन इसको जो बुझाने में एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो इसे हेलन बोलते हैं, या सीटीसी एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। तो इस सीटीसी एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा पाउडर, वाष्पीय लिक्विड अग्निशमन इलेक्ट्रिकल उपकरण में आग को बुझाने में सहायक है। फोम या तरल पदार्थ अग्निशमन किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। जो फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है, या तरल या पानी मानी कभी भी क्लास डी फायर को बुझाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सीटीसी का कार्बन टेट्राक्लोराइड फुल फॉर्म होता है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है। जब मैं आपके लिए अभी फोम एक्सटिंग्विशर पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें अच्छे से डिस्कस आपके लिए करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आपके लिए 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 4 प्रकार की आपकी फायर होती है, तो 4 प्रकार की फायर को बुझाने के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे हम चलते हैं और एक एक करके सभी एक्सटिंग्विशर को देख लेते हैं। लेकिन आपके लिए एक्सटिंग्विशर को यूज करने की विधि भी आनी चाहिए।
यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ऑपरेशन की दो विधियाँ होती हैं, एक होती है गैस कार्ट्रिज टाइप, एक होती है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। इसको ऑपरेशन करने की दो विधियाँ होती हैं, यानी कि वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले पानी भरे यंत्र। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, मैं आपको लिए बता देता हूँ, रुकिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। तो इसकी ऑपरेशन की दो विधियाँ होती हैं, एक होती है गैस कार्ट्रिज टाइप, एक होती है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर होता है वो क्लास ए की फायर को बुझाता है, आपके लिए पता होगा। तो क्लास ए की फायर बहुत ही सिंपल है। क्लास बी की फायर यहाँ पर देखिए, क्लास बी की फायर मैंने आपके लिए बताया था कि फोम एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं। ये संग्रहित दाब या गैस कार्ट्रिज प्रकार के हो सकते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने का पूर्व संदेश उस पर दिए गए ऑपरेटिंग अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। फोम एक्सटिंग्विशर निम्न के लिए अति उपयुक्त होते हैं: एक ज्वलनशील रहित द्रव आग फ्लेमेबल, एक रनिंग लिक्विड फायर में यूज किया जाता है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर। क्या होता है फोम एक्सटिंग्विशर? यहाँ पर जहाँ पर विद्युत उपकरण लगे हों वहाँ इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। विद्युत से लगी हुई आग या विद्युत उपकरण जहाँ लगे हैं वहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका जो लीवर जो होता है वो फॉर्क के आकार का होता है, एक फॉर्क के आकार का लीवर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का लीवर या हैंडल किस आकृति का होता है, तो फॉर्क की आकृति का होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। क्या है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर? यहाँ पर देखिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में क्या बताया जा रहा है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर जिनमें सूखा पाउडर फिट किया गया रहता है वे एक गैस कार्ट्रिज या स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं। इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी भरे वाले के समान ही होती है। ठीक है, उपयोग करने की विधि होती है जो पानी भरे यानी वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर के समान होती है। इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका फॉर्क के आकार का नोजल होता है। जो नोजल होता है वो फॉर्क के आकार का होता है। क्लास सी की फायर को बुझाने के लिए पाउडर का विकास किया जाए, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। इनका आकार कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ अलग ही यहाँ पर लगा होता है। तो इसकी पहचान CO2 एक्सटिंग्विशर, इसकी पहचान हम जल्द ही कर सकते हैं। इस पर डिस्चार्ज जो लगा होता है इसके द्वारा हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसका जो नोजल है वो फॉर्क के आकार का होता है। ये CO2 जो होता है वो भी क्लास बी की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। साधारणतः खुली हवा में प्रभावी नहीं होते हैं। उपयोग करने से पूर्व सदैव कंटेनर पर दिए गए चालन के अनुदेश की जांच कर लें। ये सदैव क्रिया करने के विभिन्न गैजेट जुगत के साथ मिलते हैं जैसे कि प्लंजर, लीवर, ट्रिगर इत्यादि। अब क्लास डी को हमको बुझाना है तो क्लास डी को बुझाने के लिए हेलन एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं जिसे CTC बोलते हैं। उस पर आपको CTC लिखा भी दिख जाएगा जो एक्सटिंग्विशर होता है। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। इन एक्सटिंग्विशर में कार्बन क्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BCF या CTC भरा जा सकता है। ये गैस कार्ट्रिज या स्टोर्ड प्रेशर के हो सकते हैं, यानी गैस कार्ट्रिज या तो गैस के रूप में इसमें से निकलेगा पदार्थ या फिर स्टोर्ड प्रेशर होते हैं। इसमें जो CTC या BCF है वो स्टोर करके रखा जाता है और प्रेशर के रूप में निकलता है। तो दोनों प्रकार के किसी प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार में से। यहाँ पर CTC ये बहने वाले, यहाँ पर बोला जाए ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये शामक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं क्योंकि केमिकल्स विद्युत में नॉन कंडक्टिव होते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास डी की या विद्युत की आग बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि क्योंकि केमिकल्स विद्युत में नॉन कंडक्टिव होते हैं, इसलिए हम क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए CTC एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। केमिकल्स विद्युत में नॉन कंडक्टिव होते हैं और CTC जो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोब्रोमो जो यहाँ पर भरा गया है वो एक केमिकल्स है और केमिकल्स यहाँ पर नॉन कंडक्टिव होते हैं। इसीलिए क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए
हम हेलन एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। इन शामक द्वारा दिया गया फ्यूम्स यानी धुआं खतरनाक होता है, विशेष रूप से कॉन्फाइंड बंद स्थान में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चंस और पूछा जाता है कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे यूज करने की कौन सी विधि है। उसे यूज करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, पास। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, पास। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अग्निशामक को चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले सरल कार्यपद करना PASS, पास। यह अग्निशमन को उपयोग में मदद करता है। तो यहाँ पर P का हो जाता है पुल, A का हो जाता है M यानी कि निशाना लगाना, और एक S का हो जाता है सिक्यूज यानी कि दबाना। उसे हम दबाएंगे नोजल को, और एक जो लास्ट वाला S होता है उसका अर्थ हो जाता है स्वेप यानी कि स्वैप कर रहे हैं, इधर उधर नोजल को घुमाएं, इधर उधर नोजल को घुमाएं, तभी हमारी आग बुझेगी। अगर हम एक ही जगह नोजल को रखे रहेंगे तो आग थोड़ी ना बुझेगी। तो ये पास का आपके लिए ध्यान रखना, ये किसी बुक में नहीं दिया गया है नियमों को छोड़कर। तो आपके लिए आपसे पूछा जाता है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करते वक्त किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पास का, आपके लिए करेक्ट आंसर कर देना है। यहाँ पर आप अपना सेफ्टी वाला चैप्टर है जो पूरा ख़त्म हो जाता है, और आगे इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोड को कैसे उठाते हैं, कैसे उधर उधर करते हैं, वो सब वर्क, कॉन्फिन, स्पेस वर्क एंड मटेरियल हैंडलिंग पकड़ते, किस मटेरियल को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। आपके लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो PDF में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं बनते हैं। आप क्रेंस और हुक तो वो पावर ट्रांसमिशन में पढ़ा दूंगा जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर हमारा सेफ्टी वाला चैप्टर है जो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा आएगा लीनियर मेजरमेंट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसका अभी एक और लेक्चर आएगा सेफ्टी का, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मेरे को डिस्कस कराना है। मैंने आपसे बोला था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा वो वही क्वेश्चंस होंगे जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए इतना अच्छा स्टडी मटेरियल बताइए कहाँ मिलेगा। देखिए, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो होते हैं वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन, देखिए हमने थ्योरी अगर पढ़ लिया, मान के चलो थ्योरी पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन की परिभाषा कैसे लिख रहा है। क्वेश्चंस की हमको बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन हम क्वेश्चंस की परिभाषा समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से जो हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चंस की परिभाषा को हम तभी समझ सकते हैं जब हम पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे, लगाएंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सेकंड लेक्चर हमारा अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते एक नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।